हॉटलिस्ट हस्बैंड। अरमान के जाने के बाद अभी बाकी चारों वहीं रह गए और उन चारों ने जल्दी ही जिन लड़कियों का रेस्क्यू किया उन्होंने वो उन सबको वहां से भेजने की तैयारी करने लगे थे। ये सब काम करते हुए उन चारों के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशंस नहीं थे। एकदम सपाट चेहरे के साथ वह सारे काम कर रहे थे। हालांकि उन सब ने मास्क पहने हुए थे जिसकी वजह से उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी आंखें और उनके हाव भाव और जिस्म के मूवमेंट इस बात का सबूत दे रही थी कि वह लोग इस काम में कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। जितनी भी लड़कियां हो को वहां से छुड़ाया गया था उन सब की आंखों में अब उन सब के लिए बहुत सारा एहसान दिखाई दे रहा था। सभी अपने हाथों को जोड़कर सर झुकाकर उन चारों के सामने खड़ी हुई थी। एक पल को उन सब लड़कियों का इस तरह का दर्द देखकर सुमित का दिल भी भर आया था। हालांकि सुमित अपने आप को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश किया करता था, लेकिन उसका दिल काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाला था। उन लड़कियों की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। सुमित को इस तरह से रोनी सी शक्ल बनाते हुए देखकर आकाश ध्रुव दोनों ही आहान से कहने लगे थे, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, इन लड़कियों को यहाँ से जल्दी भेजना होगा। अगर हमने ज़्यादा देर कर दी लड़कियों को यहाँ से भेजने में तो कहीं ऐसा ना हो कि सुमित यही रोना शुरू कर दे। ऐसा कहकर वो तीनों कोई आंखों में एक दूसरे से बात करने लगे थे। वे जल्दी ही आह्वान ने काव्या को फ़ोन कर दिया था। काव्या शर्मा भी उनकी टीम का एक हिस्सा था। काव्य की उम्र लगभग 30 से 32 साल के बीच की थी। बहुत कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी एक बेटी थी। अपनी बेटी के साथ वह हंसी खुशी जिंदगी गुजर कर रही थी और साथ ही साथ वह एक एनजीओ के लिए काम करती थी जो घर से भागी हुई लड़कियों को, साथ ही साथ लड़कियों पर हो रहे जुल्म, अत्याचार और रेप पीड़ित लड़कियों के लिए काम किया करते थे। तो अब जैसे ही डेविल किंग ने सारी लड़कियों को बचाया तो आहान ने काव्या शर्मा को फ़ोन कर दिया था और अपने आदमियों को सबसे पहले उन सभी लड़कियों समेत काव्या शर्मा के पास भेज दिया था ताकि काव्या शर्मा अच्छी तरह से सब लड़कियों की पूरी डिटेल्स लेकर जो अपने घर जाना चाहती है उन्हें उनके घर भेज दे और जो अपने घर नहीं जाना चाहती है उनके लिए कुछ ना कुछ रहने का बंदोबस्त कर दे और साथ ही साथ उन्हें कोई ना कोई काम वगैरह दिला दे। वो चारों अच्छी तरह से जानता थे कि काव्या दीदी सारा काम आराम से कर सकती है। मैं जल्दी ही उन तीनों के इशारे पर आह्वान को फ़ोन कर दिया था क्योंकि केवल ध्रुव और आहान के पास ही काव्या का नंबर हुआ करता था। सुमित, आकाश और अरमान को छोड़कर इनफैक्ट काव्या ने तो आज तक अरमान का सिर्फ और सिर्फ नाम ही नाम सुना था। वह और बाकी चारों में से भी वह सिर्फ आहान और ध्रुव को ही जानती थी। इसके अलावा वह किसी को नहीं जानती थी। उन सभी लड़कियों को गार्ड्स के साथ भेजने के बाद साथ ही साथ वो लोग भी आकाश के विला की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जिसके घुटनों में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाथरूम में वो कितनी ही देर तक अपनी किस्मत पर रोती रही, लेकिन फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ा किया। फिर आईने में देखकर खुद से कहने लगी, आस्था शांत हो जा, यहाँ तेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, तो तू बिल्कुल मत रो, कपड़े बदल ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाए और फिर जबरदस्ती तेरे कपड़े बदलने की कोशिश करें, जैसे जबरदस्ती वो साड़ी पहनाने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था ने जल्दी ही अपने कपड़े चेंज किए और अरमान की दी हुई शर्ट उसने पहन ली थी, लेकिन उसके घुटने से जो खून से निकल रहा था। फिर उसने अपने जख्मों को साफ किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब लोअर पहने तो पहने कैसे। कहीं अरमान के लोअर में खून के दाग लग गए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जल्लाद हमें इस बात की भी पनिशमेंट दे दें। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस लोअर को भी पहन लिया था। फिर सोचने लगी, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी उसके पास पहनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे, तो इसलिए जल्दी ही आस्था चेंज करके बाहर आ गई। बाहर आकर उसके देखा कि अरमान उस कमरे में कहीं भी नहीं था। तब आस्था ने राहत की सांस ली। कमरे में आने के बाद आस्था ने चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाकर देखा था। पूरा का पूरा कमरा इम्पोर्टेड चीज़ों से भरा पड़ा था। आस्था हैरान थी कि यह कैसे कैसे स्टैचू वगैरह उस कमरे में रखे हुए थे और साथ ही साथ उसमें नीचे ये भी लिखा हुआ था कि यह कहाँ से आया है, जैसे जापान, इटली, अमेरिका etc। आशा बड़े ही ध्यान से सारी चीज़ों को देख रही थी। वो एक एक चीज़ बड़ी हैरानी से देख रही थी, क्योंकि भले ही वो कमरे में रह रही थी लेकिन उसने अभी तक किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से ही कुछ भी चीज़ नोटिस नहीं की थी।
फिलहाल तो अपने लिए कोई ना कोई फर्स्ट एड बॉक्स देखना चाहती थी जिसमें उसे लगाने के लिए कोई ना कोई दवाई मिल जाए, और जल्दी ही उसकी नज़र एक फर्स्ट एड बॉक्स पर चली गई थी। उसने फटाफट से उसे उठाया था। उसने कॉटन निकाल कर पहले खुद को थोड़ा सा एंटीसेप्टिक से क्लीन किया। हालांकि उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ जलन लग रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने खुद को क्लीन नहीं किया तो ठीक नहीं हो पाएगी और इस तरह से किसी और के घर में बीमार होने का रिस्क नहीं ले सकती है। इसीलिए आस्था ने जल्दी घाव को क्लीन करने के बाद फटाफट से उसे पर एक ट्यूब बीटाडिन की लगा दी थी, क्योंकि आस्था अपनी छोटी मोटी रिकवरी आराम से कर सकती थी। उसे इतनी तो नॉलेज थी क्योंकि गांव की डिस्पेंसरी में वह पार्ट टाइम जाकर वहां की नर्सरी और डॉक्टर से काम सीखा करती थी, ताकि उसे बड़े अस्पताल में जाने के बाद आसानी हो। लेकिन उसे क्या पता था कि बड़े बड़े MBBS कॉलेज में जाने से पहले ही उसके पाँव में शादी नाम की जंजीर पड़ जाएगी और वह मिस्टर हार्टलेस अरमान सिंघानिया की जिंदगी में आ जाएगी। वह जल्दी खुद को ट्यूब वगैरह लगाने के बाद आस्था ने अरमान का जो लोअर था उसे ऊपर तक फोल्ड कर लिया था। हालांकि उस पर खून के धब्बे तक लग चुके थे जो कि दिखाई दे रहे थे। फिलहाल उसने फोल्ड कर लिया था और उसके बाद वह सीधा जाकर और जल्दी से जाकर वो बेड के पर लेट गई, क्योंकि आस्था को पहले से ही नींद आ रही थी और अभी भी उस लेटते ही नींद ने जकड़ लिया और वह गहरी नींद में सो गई थी। वहीं अरमान उन आदमियों को अपने हाथों से सजा देने के बाद जल्दी ही अरमान वापस से अपने सिंघानिया मैंशन में आ गया था। जिस वक्त वो आया उस वक्त रात के 2 बजे बज रहे थे और जैसे ही वो अपने कमरे में गया उसकी नज़र सबसे पहले आस्था पर गई थी, क्योंकि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। कमरे में केवल एक ही डिम सी लाइट जल रही थी जिसमें आस्था का चेहरा आराम से दिखाई दे रहा था। लेकिन आस्था का चेहरा देखते ही अरमान का दिल नफरत से भर गया। वह सीधे बाथरूम में चला गया, क्योंकि इस वक्त उसके हाथों में, उसके कपड़ों में हर जगह खून ही खून लगा हुआ था। जल्दी ही अरमान शॉवर के नीचे खड़ा हो गया और कितनी ही देर बाथरूम में से नहाकर जब वो बाहर आने लगा, अचानक से उसकी निगाह बाथरूम के कोने के फर्श पर पड़ी जहां खून लगा था। अरमान की कंफ्यूजन का कोई ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगा, क्योंकि वो उस ओर गया ही नहीं था, फिर अचानक से यहाँ खून कहाँ से आया। तब अरमान को याद आया कि उसने तो यहाँ आस्था को धक्का दिया था, तो क्या इसका मतलब आस्था को चोट लगी है। तो सोचने लगा, अगर उसे चोट लगी भी हुई है तो मुझे इससे क्या। अरमान बेपरवाही से जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गया और एक बार फिर उसकी नज़र ना चाहते भी आस्था पर जाकर ठहर गई थी। बार बार उसका दिल कर रहा था कि वो जाकर चेक करे कि आस्था को कहाँ चोट लगी है। इसीलिए उसने रूम की लाइट्स थोड़ा तेज कर दी। वहीं आस्था की आंखों पर जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा, अचानक से वो नींद में ही कसम साने लगी और उसने अपने बाजू को अपने आंखों पर ढक लिया। वहीं अरमान आस्था के साइड में जाकर खड़ा हो गया और उसे बड़े ही ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इस वक्त आस्था अरमान के कपड़ों बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरमान नजरें उस वक्त उस पर जाकर ठहर गई थी, क्योंकि आस्था ने जो अरमान का लोअर पहना था वो वाइट कलर का था, जिसकी की वजह से आस्था के घुटनों में जो चोट लगी थी उस लोअर में खून के दाग उसे साफ दिखाई दे रहे थे। अरमान ने एक नज़र सोती हुई आस्था की ओर देखा, फिर जल्दी ही उसने आस्था को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और सोचने लगा, अगर इसे चोट लगी है या इसे खून भी निकल रहा है तो मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब सोचते बिना आस्था की परवाह किए अरमान बेड के दूसरे सिरे पर जाकर लेट गया और लेटते ही वो भी गहरी नींद में सो गया। वेल वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद्र का आदमी दौड़ते भगाते जल्दी ही उस तक पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसने सारी बातें उसे बता दी और साथ ये भी बता दिया था कि डेविल किंग वहां आया था, उसी ने सभी लड़कियों को रेस्क्यू के करवाया है। जैसे ही वीर रायचंद्र ने ये सुना, उसने दोनों हाथों की मुंठिया को कसकर बंद कर लिया। दीवार पर उसने पंच बनाकर मारा, जिसकी वजह से उसके हाथों से खून निकलना शुरू हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वीर अपने उस गार्ड्स के पास गया और पूछा, ये बताओ, जब डेविल किंग ने मेरे सभी आदमियों मार दिया है तो तुम जिंदा कैसे बच गए। तभी वो आदमी कहने लगा, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको जाकर सारी बात बताऊं, कितनी खतरनाक और दर्दनाक तरीके से उसने हमारे आदमियों को मौत दी है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। जैसे ही वीर ने उसकी बातें सुनी, उस आदमी का सर कसकर पकड़ लिया और उसे लगातार दीवार पर पटकने लगा और उसने जब तक उस आदमी को मारा, जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं गया। उसके बाद वीर रायचंद का चेहरा पूरी तरह से खून से लाल हो गया था।
उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसमें वो बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। तभी वीर रायचंद को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत वीर को शांत शांत होने के लिए कह रही थी। वीर ने एक नजर उस औरत की ओर देखा और अगले ही पल गुस्से से पैर पटकते हुआ अपने कमरे में चला गया। वीर ने जाकर अपने कमरे में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और जोरों से चिल्लाया, डेविल किंग, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। ऐसा कहकर जल्दी ही वीर राजचंद ने अपने का असिस्टेंट को फोन घुमा दिया और उससे कहा, पता लगाओ ये डेविल किंग किस बिल में छुपा हुआ बैठा है। आज तक इस डेविल किंग ने हमारे हर मामले में टांग अड़ाई है। हमारे लड़कियों की कंसाइनमेंट से लेकर ड्रग्स की कंसाइनमेंट तक हर तरह से इसने हमारे काम को रोक रखा है। अब मैं इस डेविल किंग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में इस डेविल किंग को खोज कर निकालना ही होगा। आज तक अरमान उर्फ डेविल किंग की पहचान सभी लोगों के लिए केवल एक राज थी। किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता कि शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक असल में एक डेविल किंग है, जिसका लोगों में अलग की तरह का खौफ था। शहर भर के सभी लोग डेविल किंग के नाम से बुरी तरह से कांपते थे। आस्था तो नॉर्मल अरमानी सिंघानिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्या होगा जब आस्था के सामने आएगा डेविल किंग का रुद्र रूप। आज तक इस डेविल किंग ने हमारे हर मामले में टांग अड़ाई है। हमारे लड़कियों की कंसाइनमेंट से लेकर ड्रग्स की कंसाइनमेंट तक हर तरह से इसने हमारे काम को रोक रखा है। अब मैं इस डेविल किंग को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हर हाल में इस डेविल किंग को खोज कर निकालना ही होगा। आज तक अरमान उर्फ डेविल किंग की पहचान सभी लोगों के लिए केवल एक राज थी। किसी को भी इस बात के बारे में नहीं पता कि शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक असल में एक डेविल किंग है, जिसका लोगों में अलग की तरह का खौफ था। शहर भर के सभी लोग डेविल किंग के नाम से बुरी तरह से कांपते थे, और साथ ही साथ डेविल किंग की गैंग के नाम का सिक्का हर जगह चलता था। किसी को भी इस बात के बारे में अंदाज नहीं था डेविल किंग के जो खास आदमी थे, असल में वो अपनी अपनी फील्ड के कामयाब आदमी थे, और उन सभी के पास अपनी एक अलग और ऊंचे लेवल की पहचान थी। लेकिन जब बात किसी बुराई को रोकने की आती थी, वो सभी लोग एक तरह से जानवर बन जाया करते थे और पूरी तरह से बुराई का सफाया कर दिया करते थे। लेकिन वीर रायचंद के साथ अरमान सिंघानिया की एक गहरी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से वो हर बार वीर रायचंद को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज निकालता था। अगली सुबह दूसरी और जैसे ही अगली सुबह अरमान सिंघानिया नींद से उठा, अचानक से उसे अपना जिस्म दबा हुआ सा महसूस हुआ। अब जैसे अरमान ने अपनी आंखें खोली, अचानक से उसने देखा कि उसके मुंह पर इस वक्त काफी सारे लंबे और घने बाल बिखरे हुए थे, और अरमान ने उन बालों को हटाकर अपनी आंखों से इधर उधर देखा तो आस्था उसके बेहद करीब लेटी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके बाल पूरी तरह से अरमान के चेहरे पर फैले हुए थे, और अरमान ने जैसे ये महसूस किया, उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। ये फीलिंग उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल थी। वहीं आस्था, जो कि बिल्कुल बेफिक्र होकर घोड़े बेचकर अरमान को अपनी चारपाई समझकर आराम से सो रही थी, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस वक्त अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। आस्था का एक पैर अरमान की टांगों के ऊपर था, उसका हाथ अरमान के पेट पर, और उसका सर अरमान के कंधों थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाल पूरी तरह से अरमान के चेहरे पर फैले हुए थे। अरमान आस्था को इस तरह से सोता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर उठा, और बिना किसी वार्निंग के उसने आस्था के दर्द की परवाह किए बिना तुरंत आस्था को अपने ऊपर से उतारकर साइड में फेंक दिया। अब जैसे ही अचानक आस्था नींद में साइड में जा गिरी तो तुरंत ही उसके मुंह से निकला, मर गई नानी माँ, आज हम फिर चारपाई पर से गिर गए। अब आस्था ने जैसे ही ये कहा, अरमान लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे घूरने लगा था, क्योंकि आस्था का इस तरह से अपने करीब आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसीलिए वो नफरत भरी नजरों से उसे ऑब्जर्व करने लगा। जैसे ही आस्था ने अब धीरे से अपनी पलकें खोली तो उसने देखा, अरे हमारी चारपाई कहाँ गई। फिर अगले ही पल उसने अपने सर पर हल्का सा टेप किया, सोचने लगी और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी, हम भी ना कितने बड़े बुद्धू हैं, हम कैसे भूल गए कि हम इस वक्त अपने गांव में अपने चारपाई के साथ नहीं हैं।
बल्कि हम यहाँ इस बड़े से शहर में एक मॉन्स्टर के कब्जे में हैं। अब जैसे ही आस्था ने भोलेपन में ये सारी बातें खुद से ही बोली, अचानक से उसे अपने शरीर में ठंड सी महसूस हुई, और जैसे उसने आंखें उठाकर सामने देखा तो उसने देखा कि अरमान और अपनी जलती हुई आंखों से उसे ही घूर रहा था। अब तो आस्था ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी और जल्दी से अपनी आंखों को गोल गोल घुमाने लगी और सोचने लगी, हे कान्हा जी, ये हमसे क्या हो गया? ये हमने क्या कर दिया? कहीं से मॉन्स्टर ने हमारी बात तो ना सुन ली हो। कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आस्था बहुत ही ज्यादा घबराने लगी, और वह इतना ज्यादा डर गई कि उसका पूरा शरीर एकदम से कांपने लगा। और जिस तरह से ठंड में दांत आपस में बजते हैं, उसी तरह से उसके दांत कटकटाने हुए आपस में बजने लगे। वहीं अरमान ने उससे कुछ नहीं कहा, केवल उसे घूरकर जल्दी ही वो बाथरूम में घुस चुका था। अब आस्था का शरीर जो अभी भी कांप रहा था अरमान के जाने के बाद, उसने थोड़ी सी गहरी लंबी राहत की सांस ली और सोचने लगी कि ना जाने अब ये मॉन्स्टर हमारा क्या हाल करेगा। ये हमने क्या कर दिया? हमने उसे मॉन्स्टर के मुंह पर ही मॉन्स्टर कह दिया है। भगवान जी, बस इस बार और बचा लेना। हम वादा करते हैं कि इस बार तो हम पक्का आपसे मिलने आएंगे और आपके लिए ढेर सारा आपका फेरफेक प्रसाद लेकर आएंगे। तो इस समय आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा कहकर आस्था मन ही मन में खुद के लिए दुआ करने लगी। वहीं दूसरी ओर दादाजी एक फोटो के सामने खड़े होकर बड़ी ही नम आंखों से उसे देख रहे थे। फिर कहने लगे, हमने नहीं सोचा था कि कभी भी हम अपने अरमान की शादी कर पाएंगे। जैसे तैसे हमने उसे मजबूर करके हमने उसकी शादी करवा दी है। लेकिन तू तो जानता है ना अपने बेटे को, तेरा बेटा कितना ज्यादा जिद्दी अड़ियल है। पता नहीं वो उस मासूम सी बच्ची के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा। रह रहकर हमें इस बात की फिक्र सता रही है, और कहीं ना कहीं तो हमें ये लग रहा है कि कहीं हमने अरमान की खुशी के लिए उस लड़की के साथ नाइंसाफी न कर दी हो। कहीं ना कहीं इस वक्त दादाजी खुद को ज्यादा दोषी और महसूस कर रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि अरमान की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए कहीं उन्होंने भोली भाली सी लड़की आस्था की जिंदगी के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। बस इस बात का उन्हें थोड़ा अफसोस था। वहीं अरमान कुछ ही मिनटों में बाथरूम में बाहर आ गया और उसने जिम वाले कपड़े पहने हुए अरमान जिम वाले कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में गया था। और तब तक आस्था बिल्कुल चुपचाप एक तरफ खड़ी हुई थी, मानो कि वो अरमान की कोई गुलाम हो और अरमान उसका मलिक। अरमान जैसा कहेगा आस्था वैसा ही करेगी। अरमान जल्दी ही आस्था की ओर एक नज़र देखता हुआ अपने जिम रूम की ओर जाने लगा। वहीं अरमान के कमरे से बाहर जाने के बाद आस्था जल्दी से बाथरूम में घुस गई और सबसे पहले उसने नहाना शुरू कर दिया। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।